हेलो बच्चों, कैसे हो तुम लोग भाई। तो मुझे उम्मीद है तुम लोगों की बोर्ड की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से चली होगी। केमिस्ट्री का बोर्ड एग्जाम आने वाला है। केमिस्ट्री में सबसे ज्यादा वेटेज होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में डिफरेंट डिफरेंट तरीके से नेम रिएक्शन तुमसे पूछी जाती है। आज के इस लेक्चर में हम लोग नेम रिएक्शन को एक ही शॉट में कवर करने की कोशिश करेंगे। बहुत ही सिंपल से तरीकों से मैं उसे बताऊंगा। जरूरत पड़ेगी तो जहां जहां ट्रिक की रिक्वायरमेंट होगी वहां ट्रिक से भी लर्न कर लेंगे, ताकि ये टॉपिक हमारा इतना अच्छा स्ट्रांग हो जाए कि हम लोग बोर्ड एग्जाम में इसका आने वाला हर क्वेश्चन बहुत अच्छे से कर पाए। तो बिना और कोई टाइम वेस्ट करे सीधे हम अपना आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है प्रभात और आज हम लोग एक शॉट के अंदर क्लास 12 में आने वाली सारी नेम रिएक्शन को कवर करेंगे। और इसे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, ये सारी रिएक्शन मैं आपको चैप्टर वाइज बताऊंगा, ताकि आप ये भी याद रख पाओ कि किस चैप्टर से वो टॉपिक आने वाला है। तो अब फटाफट बिना कोई टाइम वेस्ट करे सीधे अगर हम लोगों ने डिस्कशन स्टार्ट करें, तो सबसे पहले जो नेम रिएक्शन आएंगी वो आएंगे हेलो एल्केन्स या हेलो एरीज चैप्टर के अंदर से। जो सबसे पहली नेम रिएक्शन इस चैप्टर से अंदर आने वाली होती है वो है सैंडमेयर रिएक्शन। ये रिएक्शन इस्तेमाल करी जाती है दरअसल में हेलो बेंजीन बनाने के लिए। यहां पर इस रिएक्शन में हम लोग जो रिएक्टेंट इस्तेमाल करेंगे वो है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अभी हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा। और जो रिएजेंट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो होगा CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl या CuBr इन प्रेजेंस ऑफ HBr। रिएक्शन कैसे होने वाली है, तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट क्या होता है, ये स्ट्रक्चर है बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का। बेंजीन के ऊपर नाइट्रोजन और एक हेलोजन ग्रुप लगा होता है, ये है बेंजीन डाइअजोनियम। अगर यहां पे क्लोरीन लगा है तो इसे क्लोराइड बोलोगे, अगर यहां पर ब्रोमीन लगा है तो इसे ब्रोमाइड बोलोगे। इसे बनाया कैसे जाता है ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसकी रिएक्शन हमें आगे करानी है, लेकिन इसे बनाया कैसे जाता है ये भी बहुत पूछा जाता है। इसे बनाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे एनिलीन का। एनिलीन की रिएक्शन अगर हम कराते हैं NaNO2 और HCl से या सीधे HNO2 से, तो एनिलीन कन्वर्ट हो जाता है डायजोनियम सॉल्ट के अंदर। अब NaNO2HCl लिया है तो सीधे डायजोनियम सॉल्ट बन जाएगा। ये रिएक्शन याद रखना, कभी भी NaNO2HCl आपको रेजेंट के तौर पे दिखाई दे, एनिलीन दिखाई दे, तुरंत समझ जाना डायजोनियम बनने वाला है। अब डाइअजोनियम आगे रिएक्शन करेगा इन चीजों के साथ। तो जैसे ही इस डाइअजोनियम सॉल्ट की रिएक्शन हम अगर कराते हैं CuCl इन प्रेजेंस ऑफ HCl, तो CuCl का जो क्लोरीन है वो इस पूरे नाइट्रोजन को जो बेंजीन से जुड़ा उसे रिप्लेस कर देगा, खुद उसकी जगह पे लग जाएगा, बन जाएगा क्लोरोबेंजीन। और ये जो नाइट्रोजन बेंजीन से लगी हुई थी, ये नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगी। अगर तुमने CuBr HBr से रिएक्शन कराई तो अब क्या होगा, ये नाइट्रोजन हटेगी, इसकी जगह पर बेंजीन से Br जुड़ जाएगा, ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। तो हमें हेलो बेंजीन बनाने के मेथड में ये रिएक्शन काम आएगी। एक बोनस रिएक्शन और बता देता हूं यहां पर। अच्छा, यहां पर भी नाइट्रोजन गैस निकलेगी। बोनस रिएक्शन ये है कि अगर तुम CuCN का इस्तेमाल करो इन प्रेजेंस ऑफ KCN, तो यहां पर नाइट्रोजन हट जाएगा, बेंजीन से CN जुड़ जाएगा। और अगर बेंजीन से CN जुड़ गया साथ में, यहां पर भी नाइट्रोजन गैस निकलेगी। इस CN का हाइड्रोलिसिस करके इसे कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करा जा सकता है, बेंजोइक एसिड भी बन सकता है। अब ये रिएक्शन कैसे आ सकती है तुमसे पूछी जा सकती है। वो तुम्हें यहां पर एनिलीन दे देंगे और तुमसे पूछा जाएगा कि एनिलीन को या तो बेंजोनाइट्राइल में कन्वर्ट करो या बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट करो। कैसे करोगे, एनिलीन की रिएक्शन NaNO2HCl से कराई, डायजोनियम सॉल्ट बना, डायजोनियम के सीधे आपने CuCN KCN से रिएक्शन कराई, यहां पे बेंजोनाइट्राइल बन जाएगा। तो अगर बेंजोनाइट्राइल बनना है तो यहां पे रिएक्शन खत्म हो जाएगी। अगर तुम्हें यहां पर बेंजोइक एसिड बनाना है, यानी यहां पर COH चाहिए, तो बस इसकी वाटर से और रिएक्शन करा दो एसिड की प्रेजेंस में, ये आपको फर्दर क्या बना के दे देगा, बेंजोइक एसिड। इस तरह से सीक्वेंस वाली रिएक्शन भी आपकी कंप्लीट हो जाएगी इसी नेम रिएक्शन से। इसी चैप्टर में, मतलब आज के लेक्चर में एकदम लास्ट में बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है अमीन्स की, वो भी मैं आपको बताऊंगा। उसका आपका सीक्वेंस वाली रिएक्शन में पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है लॉन्ग आंसर के लिए। मतलब ऐसा मान के चलो 4 नंबर स्कोर करने के पूरे पूरे चांस हो सकते हैं वहां पर। फटाफट आगे देखिए, तो अगली नेम रिएक्शन इस टॉपिक में आने वाली है गैटरमैन रिएक्शन। गैटरमैन रिएक्शन बिल्कुल सैंडमेयर रिएक्शन की ही तरह होती है, बस डाइजोनियम सॉल्ट के साथ CuCl और HCl की रिएक्शन करने के बजाय दूसरी चीज के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो रिएक्टेंट यहां पर अभी भी बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट रहेगा, और हम लोग जो रिएजेंट लेंगे वो आपके पास CuCl की बजाय क्या होगा, Cu इन प्रेजेंस ऑफ HCl होगा, या फिर Cu इन प्रेजेंस ऑफ HBr होगा। तो डाइजोनियम सॉल्ट की आपको रिएक्शन करानी है। ये डाइजोनियम कैसे बनाओगे, फटाफट एक मिनट अंदर रिकॉल कर लो। डाइजोनियम बनाने के लिए हम एनिलीन की रिएक्शन कराएंगे, और ये एनिलीन की रिएक्शन हमें किस रिएक्टेंट से करानी है, हमें किस रिएजेंट से करानी है, NaNO2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl या सीधे HNO2 से। तो जैसे ही आप इन दोनों में से किसी एक रिएजेंट की रिएक्शन एनिलीन से कराओगे, ये एनिलीन को ऑक्सीडाइज कर देगा बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट में। और ये जो डाइजोनियम है, ये डाइजोनियम अगर आपने CuHCl से रिएक्शन कराया तो यहां पर फिर से क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, नाइट्रोजन बाहर निकलेगी और बेंजीन से सीधे Cl जुड़ जाएगा और नाइट्रोजन गैस आपको इवॉल्व होते हुए मिल जाएगी। CuBr से अगर आपने रिएक्शन कराया CuHBr से, तो यहां पर नाइट्रोजन हट जाएगा, इसकी जगह पर Br लग जाएगा और साथ में नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। अब कई बार बच्चे डाउट पूछ सकते हैं हेलोजन हम क्यों नहीं लिख रहे, इसको लिखने की कोई खास जरूरत नहीं है। कॉपर के साथ कंबाइन होता है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट। ये अगर आपने बिल्कुल सही से लिखा है, आपको मार्क्स पूरे पूरे मिल जाएंगे। अच्छा, इस रिएक्शन में CuCN वाली रिएक्शन हम कंटिन्यू नहीं करते, गैटरमैन रिएक्शन में वो नहीं होने वाला। अगला है बोल्स-सीमन रिएक्शन। अब इस रिएक्शन में हम सैंडमेयर रिएक्शन जैसे ही रिएक्शन करेंगे, लेकिन अब की बार फ्लोरोबेंजीन बनाएंगे, मतलब फ्लोरीन लगाएंगे। और फ्लोरीन लगाने के लिए हम यहां पर HBF4 से रिएक्शन करेंगे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट की। तो रिएक्टेंट अभी भी हमारे पास डाइजोनियम सॉल्ट होगा, स्पेसिफिकली आप चाहो तो डाइजोनियम क्लोराइड ले सकते हो, और इसकी रिएक्शन HBF4 से कराएंगे हम लोग। तो अगर हम लोगों ने बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड लिया, इसकी रिएक्शन HBF4 से कराई हीट के प्रेजेंस में, तो ये नाइट्रोजन पूरा हट जाएगा, इसकी जगह पर फ्लोरीन आकर लग जाएगा, तो ये बन जाएगा फ्लोरोबेंजीन। और साथ में हमें नाइट्रोजन गैस देखने को मिलेगी, और ये जो हमने HBF4 लिया था ये BF3 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये पूरा हमें प्रोडक्ट मिलेगा। हमारे लिए ये प्रोडक्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरोबेंजीन बनाने का ये तरीका है।
इसके बाद हेलो एल्केन हेलोरीन चैप्टर से जो नेम रिएक्शन आती है वो है फ्लिंकस्टीन रिएक्शन। फ्लिंकस्टीन रिएक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछे जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि फ्लिंकस्टीन रिएक्शन खुद एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का भी एग्जांपल है, और आपको पता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के ऊपर क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं आपसे। तो इस रिएक्शन में हम एल्किल आयोडाइड बनाते हैं, और एल्किल आयोडाइड बनाने के लिए हम कोई एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड लेते हैं। यानी पहले से हमारे पास एल्किल ग्रुप में क्लोरीन या ब्रोमीन लगा होगा, यानी ये हेलोजन लगे होंगे, इनको हटाकर हम आयोडीन लगाएंगे, यानी ये हेलोजन एक्सचेंज वाली रिएक्शन भी है। अब यहां पर रिएक्टेंट हमारे पास कोई एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड होगा, रिएजेंट जो हमें लेना है वो लेना है नाई, जो बाल काटता है नाई का मतलब, नाई के नाम से आप इस रिएक्शन को याद रख सकते हो कि फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में जो रिएजेंट इस्तेमाल होगा वो होगा NaI। अब यहां पर रिएक्शन बहुत सिंपल होगी, अगर आपने कोई एल्किल हैलाइड लिया जिसमें हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन हो सकता है, आर का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द एल्किल ग्रुप जो हेलोजन के साथ जुड़ा हुआ है, इसकी रिएक्शन जैसे आपने सोडियम आयोडाइड से कराई, आयोडीन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, ये एल्किल ग्रुप पे अटैक करके ये जो हेलोजन क्लोरीन या ब्रोमीन के फॉर्म में लगा होगा इसे बाहर निकाल देगा, खुद आयोडीन इससे जुड़ जाएगा, और Na के साथ अब ये जो हेलोजन जुड़ा हुआ था एल्किल हैलाइड में वो आ जाएगा, हेलोजन क्या हो सकता है यहाँ पर Cl या फिर Br। ये रिएक्शन कंटिन्यू होगी फ्लिंकस्टीन रिएक्शन में। कौन सी रिएक्शन है ये? हेलोजन एक्सचेंज की रिएक्शन है, हमने क्लोरीन या ब्रोमीन को एक्सचेंज कर दिया है आयोडीन से। ऐसे ही आप फ्लोरीन भी एक्सचेंज कर सकते हो, लेकिन उसके लिए जो रिएक्शन है उसका नाम है स्वार्ट्स रिएक्शन। ये क्लोरीन और ब्रोमीन की जगह पर फ्लोरीन लगाने के काम आती है। आपको याद होगा हम लोगों ने हेलो एल्कीन चैप्टर के अंदर ये पढ़ा था कि फ्लोरीन बनाने वाली जो रिएक्शंस होती हैं बड़ी ही विग्रस होती हैं, तो हम नॉर्मल किसी भी रिएक्शन से फ्लोरीन हमारे एल्किल ग्रुप में नहीं लगाते हैं। ये स्पेसिफिकली अगर आपको फ्लोरीन वाला कोई कंपाउंड बनाना है, कोई एल्किल फ्लोराइड बनाना है, तो हम लोग स्वार्ट्स रिएक्शन का इस्तेमाल करते हैं। ये भी हेलोजन एक्सचेंज का ही एक एग्जांपल है। तो यहां पर एल्किल फ्लोराइड बनाया जाता है एल्किल क्लोराइड या ब्रोमाइड के हेल्प से। यहां पर रिएक्टेंट एल्किल क्लोराइड या एल्किल ब्रोमाइड होगा। रिएजेंट में इन चारों में से आप कुछ भी ले सकते हो, आप सिल्वर फ्लोराइड ले सकते हो, Hg2F2 ले सकते हो, SbF3 ले सकते हो, या CuF2 ले सकते हो। इन सबको बुलाया जाता है फ्लोरिनेटिंग एजेंट, यानी जो फ्लोरीन लगाने का काम करेंगे एल्किल ग्रुप के अंदर। अब यहां पर भी रिएक्शन वही होगी, एल्किल हैलाइड आपने लिया, इन चारों में से किसी भी एक की रिएक्शन आप करा दोगे एल्किल हैलाइड से, ये फ्लोरीन अब रिप्लेस हो जाएगा, ये फ्लोरीन रिप्लेस कर देगा इस हेलोजन को और खुद एल्किल ग्रुप से जुड़ जाएगा। और यहां पर क्या होगा, जो सोडियम है वो हैलाइड के साथ, सॉरी सोडियम गलती से लिख गया, यहां पर सोडियम नहीं होना चाहिए, ये होना चाहिए Ag, तो यहां पर हमें AgX मिल जाएगा, ये रिएक्शन हो जाएगी यहां पर। और हेलोजन की जगह पे क्या क्या हो सकता है, Cl या फिर Br हो सकता है। तो ये है स्वार्ट्स रिएक्शन। याद करने की इसको ट्रिक क्या है, जैसे फ्लिंकस्टीन रिएक्शन को याद करने की ट्रिक थी नाई, कि वहां पर जो हमारा रिएजेंट है वो है NaI। स्वार्ट्स रिएक्शन को याद करने का तरीका है स्वार्ट्स फार्ट्स। तो F का मतलब हो गया पार्ट से कि भैया यहां पर क्या होगा, फ्लोरीन लगने वाला है। आई होप ये बात आप लोगों को पकड़ में आ गई है। आगे देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट इस टॉपिक की, व्हिच इज वुड्स रिएक्शन। अच्छा, अभी तक जितनी रिएक्शन हमने पढ़ी थी वो हेलो एल्केन हेलोरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन की नेम रिएक्शन थी। यहां पर अब केमिकल रिएक्शंस हैं। तो वुड्स रिएक्शन हम लोग क्लास 11 से पढ़ते आ रहे हैं। इस रिएक्शन में हम एल्केन्स प्रिपेयर करेंगे एल्किल हैलाइड की हेल्प से, और ये रिएक्शन होती है सोडियम की प्रेजेंस में। रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड और जो रिएजेंट होगा वो होगा सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन कैसे होगी, जो एल्किल हैलाइड आप लोगे इसकी दो यूनिट आपस में रिएक्शन करती हैं, और इसकी दो यूनिट जब रिएक्शन करेंगी, आप सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्शन कराओगे, तो इसकी दो यूनिट के दो एल्किल ग्रुप आपस में जुड़ जाएंगे और आपस में जुड़कर एक हायर एल्केन बना लेंगे। इस रिएक्शन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, Rx प्लस 2 सोडियम प्लस XR, ये X और ये X सोडियम के साथ कंबाइन हो जाएंगे, तो ये R आपस में जुड़ के एक हायर एल्केन बना लेंगे। और ये रिएक्शन क्योंकि दो एल्किल ग्रुप को आपस में जोड़ रही है, तो हमेशा हमें इवन नंबर कार्बन वाला एल्केन देखने को मिलेगा। वुड्स रिएक्शन को हम इस्तेमाल नहीं करते हैं ऑड नंबर कार्बन के एल्केन बनाने में। प्रोपेन बनाने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, पेंटेन बनाने में इस रिएक्शन का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि इनमें ऑड नंबर कार्बन है। अगर आपको इथेन बनाना है तो आप इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो, अगर आपको ब्यूटेन बनाना है तो इस मेथड का इस्तेमाल कर सकते हो। साथ में सोडियम में क्या होगा, सोडियम हेलोजन के साथ कंबाइन हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर छोटे छोटे गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं। वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का इस्तेमाल क्यों करते हैं भाई, अगर यहाँ पर मॉइस्चर हुआ, वाटर हुआ, तो वाटर न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर सकता है और वो एल्किल हैलाइड के साथ रिएक्शन कर सकता है। और अगर वाटर एल्किल हैलाइड से रिएक्शन करेगा तो अल्कोहल एज अ प्रोडक्ट मिलेगा, ना कि एल्केन। तो एल्केन बनाने के लिए जरूरी है यहाँ पर सॉल्वेंट ड्राई ईथर होना चाहिए, मॉइस्चर की एब्सेंस होनी चाहिए। अगली बात, वुड्स रिएक्शन की हेल्प से हम क्या नहीं बना सकते, ऑड नंबर कार्बन वाले एल्केन नहीं बना सकते। वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड देते हैं। ये बात मैं स्पेसिफिकली क्यों बता रहा हूं, क्योंकि अगली एक रिएक्शन है मेरे बच्चे। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल भी है, एक मिनट मैं फटाफट दिखा देता हूं। जैसे CH3Br की हमने रिएक्शन कराई, तो CH3Br की अगर हमने रिएक्शन कराई मेरे बच्चे यहाँ पर सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये दो CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और इथेन बन जाएगा। सोडियम Br के साथ जुड़कर NaBr बना लेगा NX के फॉर्म में। ये रिएक्शन यहाँ पर कंटिन्यू होगी। अब वुड्स रिएक्शन एल्किल हैलाइड्स देते हैं। ये बात मैं इतना एम्फसाइज क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जो एरोमेटिक हैलाइड होते हैं जिनमें बेंजीन से हैलोजन जुड़ा होगा, वो एक स्पेशल टाइप की इसी तरह की रिएक्शन देते हैं, उसे बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। याद रखना, वुड्स रिएक्शन देंगे एल्किल हैलाइड, फिटिक रिएक्शन देते हैं एरोमेटिक हैलाइड।
तो ये हमें एरोमेटिक हैलाइड देंगे। क्या नाम है, फिटिक रिएक्शन, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन जैसी होती है, बस फिटिक ने इसको डिस्कवर करा था, फिटिक ने इसको इन्वेंट करा था, तो फिटिक के नाम से पॉपुलर है। इसमें एरोमेटिक हैलाइड हमारा रिएक्टेंट होगा और जो रिएजेंट है वो वही वुड्स रिएक्शन वाला ही होगा, सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। कभी कभी ऐसा होता है कि वुड्स ने वो सारी रिएक्शन डेवलप करी और उसके बाद फिटिक ने बिल्कुल ऐसे ही एग्जैक्टली एरोमेटिक हैलाइड के साथ कॉपी कर ली, प्रोसीड कर ली, तो उनके नाम से रिएक्शन और पॉपुलर हो गई। तो यहां पर दो यूनिट हम लेंगे किसी एरिल हैलाइड की, जिसमें हेलोजन से, हेलोजन डायरेक्ट जुड़ा होगा बेंजीन से, इसकी रिएक्शन सोडियम से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, प्रोडक्ट में क्या होगा, दो बेंजीन रिंग आपस में जुड़ जाएंगे, ये बन जाएगा एक बाइफेनिल, साथ में सोडियम हैलाइड बन जाएगा। ये जो कंपाउंड बना है इसे बोलते हैं बाइफेनिल। तो कभी भी अगर बाइफेनिल रिएक्शन बनाने को आप किसी रिएक्शन में ऐसा आ जाए कि आपको फॉर्म करना है बाइफेनिल क्लोरोबेंजीन से, तो आप समझ जाना आपको फिटिक रिएक्शन कंटिन्यू करानी है। अब एक रिएक्शन, अब जरा समझना, फिटिक रिएक्शन में हम लेते हैं एरोमेटिक हैलाइड, वुड्स रिएक्शन में लेते हैं एलिफेटिक। तो एक रिएक्शन होती है जिसका नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। इस रिएक्शन में हमारे पास एरिल हैलाइड भी होगा और एल्किल हैलाइड भी होगा, दोनों को हम यूज करेंगे, और दोनों को जब यूज करेंगे तो वो क्रॉस रिएक्शन करेंगे, एल्किल हैलाइड और एरोमेटिक हैलाइड। रिएजेंट अभी भी हम लेंगे सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। रिएक्शन बहुत सिंपल है, आपने एक एरोमेटिक हैलाइड लिया, एक एलिफेटिक हैलाइड लिया, इसकी रिएक्शन सोडियम से कराई इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये आर और बेंजीन आपस में जुड़ जाएंगे और एक एल्किल बेंजीन ग्रुप बन जाएगा हमारे पास, और साथ में क्या बन जाएगा, NX। इस रिएक्शन की हेल्प से आप टॉल्यूइन बना सकते हो, इथाइल बेंजीन बना सकते हो, अलग अलग टाइप के रिएक्शंस आप यहां पर करा सकते हो। तो वुड्स रिएक्शन में एल्किल हैलाइड लोगे, फिटिक में एरोमेटिक हैलाइड लोगे, वुड्स फिटिक में एक एरोमेटिक लोगे और एक एलिफेटिक लोगे। तो ये एल्किल हैलाइड्स के और एरोमेटिक हैलाइड्स के केमिकल प्रॉपर्टीज वाली नेम रिएक्शन है। अगली रिएक्शन यहीं पर आती है, फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। ये एरोमेटिक हैलाइड देते हैं। फिडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन एक तरह का इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। इस रिएक्शन में हमारे पास दरअसल में एक एल्किल हैलाइड होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और वो रिएक्शन करेगा बेंजीन से या बेंजीन के किसी सब्स्टिट्यूट के साथ। तो रिएक्टेंट हमारे पास बेंजीन या उसका कोई सब्स्टिट्यूट या उसका कोई डेरिवेटिव होगा, रिएजेंट हमारे पास होगा किसी तरह का एल्किल हैलाइड, जैसे कि हो सकता है मेथिल क्लोराइड हो, एथिल क्लोराइड हो, प्रोपिल क्लोराइड हो, ऐसा कोई भी रिएजेंट होगा इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। AlCl3 यहां पर एज कैटलिस्ट काम कर सकता है और ये एक लुईस एसिड है यहां पर। अब यहां पर बेंजीन की रिएक्शन अगर हम कराने बैठे, मान लो हमने RX की जगह पे ले लिया CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो रिएक्शन क्या होगी, दरअसल में ये AlCl3 क्लोरीन को बाहर निकाल लेगा CH3Cl के, और CH3 बन जाएगा CH3+। अब ये जो कैटायन बना है इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन को लव करेगा, इलेक्ट्रॉन को लव करने की वजह से इसका नाम है इलेक्ट्रोफाइल। फाइल का मतलब होता है लविंग, ठीक है, आपने बहुत सारी जगहों पर पढ़ा होगा ना कि इस तरह का फाइल उस तरह का फाइल, तो ये फाइल मतलब लविंग वाला फाइल है। तो अब ये जो इलेक्ट्रोफाइल है बेंजीन रिंग के इलेक्ट्रॉन रिच होने की वजह से उसके साथ बॉन्ड कर जाता है और उससे जुड़े किसी हाइड्रोजन को हटा देता है। मान लो बेंजीन के पास यहाँ पर हाइड्रोजन है, इसको हटा देगा, खुद ही इलेक्ट्रोफाइल वहां लग जाएगा। तो क्योंकि इस इलेक्ट्रोफाइल ने बेंजीन में खुद को लगाने के लिए हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करा है, हाइड्रोजन को हटाया है, इसलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। ये रिएक्शन भी मैंने आपको रिकॉल करा दी, ये रिएक्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफाइल इस हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, इसलिए इसका नाम ये पड़ा है। आप जरूरी नहीं है कि बेंजीन ही इस्तेमाल करो, मान लो आपने क्लोरोबेंजीन इस्तेमाल करा, ब्रोमोबेंजीन इस्तेमाल करा और सेम रिएक्शन कराई, CH3Cl की AlCl3 की वजह से रिएक्शन कराई, तो AlCl3 इस Cl को बाहर निकालेगा, CH3+ इलेक्ट्रोफाइल बनेगा और अब ये इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन में आकर लगेगा। अच्छा, इन दोनों रिएक्शन में छोटा सा फर्क है, जब सिर्फ बेंजीन हमारे पास है तो बेंजीन का हर कार्बन बिल्कुल आइडेंटिकल है, तो ये जो नया CH3+ आ रहा है ये आप 6 में से किसी भी एक कार्बन पे लगा दो, प्रोडक्ट में कोई चेंज नहीं आएगा, टॉल्यूइन ही बनेगा। लेकिन अगर मान लो यहाँ क्लोरोबेंजीन है, तो अब ये क्लोरोबेंजीन के ठीक बगल वाला जो कार्बन है ये एक स्पेशल कार्बन, इसे बोला जाएगा ऑर्थो, इसके अगले वाले कार्बन को बोला जाएगा मेटा और उसके जस्ट अपोजिट वाले को बोला जाएगा पैरा। अब ये तीन स्पेशल कार्बन है, तो ये CH3+ ना इन तीन में से कुछ स्पेशल जगहों पे ही लगेगा और वो जहां लगेगा वो डिसाइड करेगा ये ग्रुप। अब ये जो हेलोजन ग्रुप्स होते हैं, अगर मान लो क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी लगा है, तो ये दरअसल में ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब होता है, डायरेक्ट करने का मतलब होता है किसी तरफ डायरेक्शन देना, और ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग का मतलब है कि इस ग्रुप की वजह से जो ये इलेक्ट्रोफाइल आने वाला है ये या तो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो पोजीशन पर आएगा या फिर पैरा पोजीशन पर आएगा, मेटा पे नहीं आ सकता। और मेटा पे नहीं आ सकता तो दो प्रोडक्ट बनेंगे, या तो CH3 हेलोजन के ठीक बगल ऑर्थो वाले कार्बन पे लग जाएगा या फिर जस्ट पैरा वाले पे लग जाएगा। अब एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि यही वाली ऑर्थो पोजीशन है क्या, ये वाली नहीं है क्या? नहीं, ये वाली भी है, दोनों में से किसी एक पर ही लगेगा, आप राइट में लगा दो लेफ्ट पे लगा दो कोई दिक्कत नहीं है, पर दोनों में से किसी एक पर ही लगता है। तो यहां पर हमने राइट पे लगा दिया, ऐसी पैरा वाली जस्ट अपोजिट वाली पोजीशन है, तो ये रिएक्शन होगी और ये रिएक्शन में जो इलेक्ट्रोफाइल है वो ऑर्थो पैरा पे इसलिए लगा है क्योंकि जो हमारे हेलोजन ग्रुप होते हैं ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। दरअसल में ऐसे ग्रुप ना जिनके पास लोन पेयर है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है ये सब ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। पर अगर कोई ऐसा ग्रुप है जो कि इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, बेंजीन में अगर लगा है, ये मान लो बेंजीन में अगर कोई ग्रुप लगा है और वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच ले, जैसे कि NO2, तो NO2 बेंजीन से इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है, अगर बेंजीन से NO2 अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो इसे बोला जाएगा मेटा डायरेक्टिंग, यानी इस NO2 ग्रुप की वजह से
जो इलेक्ट्रोफाइल आएगा, इलेक्ट्रोफाइल का सिंबल E प्लस होता है, वो मेटा पर आएगा। मेटा कहां होता है? NO2 के बगल वाली पोजीशन ऑर्थो, उसके अगली वाली पोजीशन मेटा, तो ये मेटा पर आएगा। तो ये मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है NO2। ऐसे COH भी मेटा डायरेक्टिंग है, तो मैं मेटा डायरेक्टिंग आपको बता देता हूं कौन कौन से हैं। NO2, COOH, CHO, ये सब मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। अगर बेंजीन से जुड़े किसी ग्रुप में, बेंजीन से जुड़े किसी ग्रुप में कार्बन जो भी एटम जुड़ा है उसके पास डबल बॉन्ड है, तो ये पक्का मेटा डायरेक्टिंग हो जाएगा। NO2 में नाइट्रोजन के पास डबल बॉन्ड होता है, COH में कार्बन के पास डबल बॉन्ड होता है, तो ये सारे मेटा डायरेक्टिंग है। अगर लोन पेयर अवेलेबल है या इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है, तो वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होते हैं। तो ये बात याद रखना फिडलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन में। फिडलक्राफ्ट एसाइलेशन भी रिएक्शन होती है। एल्काइलेशन में क्या होता है, हम एल्किल ग्रुप लगाते हैं। एसाइलेशन में क्या होगा, हम लोग एसाइल ग्रुप लगाएंगे। एसाइल ग्रुप क्या होता है? RCO ग्रुप। इस तरह का अगर हमें ग्रुप देखने को मिल रहा है, इस ग्रुप को इन जनरल हम एसाइल बोलते हैं। बस वैसे स्पेसिफिकली एसाइल जो होता है ना, वो ये होता है, यहां पर CH3 होगा R की जगह पर, स्पेसिफिकली ये एसाइल ग्रुप है। अब रिएक्शन कैसे होती है? रिएक्टेंट यहां पर बेंजीन होगा, रिएजेंट जो होगा वो होगा RCOH इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3। रिएक्शन कैसे होगी? बेंजीन की रिएक्शन अगर आपने कराई CH3COCl से, हमने R की जगह पे CH3COCl ले लिया, काम वही करेगा AlCl3। इस Cl को निकालेगा तो CO वाले कार्बन पर प्लस चार्ज आ जाएगा, और CO वाले कार्बन पर अगर प्लस चार्ज आया तो ये इलेक्ट्रोफाइल बन गया। अब ये बेंजीन के किसी हाइड्रोजन को हटा देगा और खुद उसकी जगह पर लग जाएगा। बच्चे लेफ्ट टू राइट लिखने की हैबिट के चक्कर में कई बार क्या करते हैं, इस CH3 को यहां पे लिख देते हैं, मतलब वो प्रोडक्ट ऐसे बना देते हैं। और अगर आप भी ऐसे बच्चों की कैटेगरी में तो सुधर जाओ। इलेक्ट्रोफाइल C है, ये CO वाला कार्बन है, तो CO वाला कार्बन यहां पर अटैक करेगा बेंजीन पर, ना कि CH3 वाला। तो ये ऐसे रिवर्स होकर अटैक करेगा। ये आपको सोचना होगा, इसे रिवर्स करके जोड़ना है। ये नहीं कि हमें लेफ्ट टू राइट लिखने की हैबिट है तो हम लेफ्ट टू राइट लिखे चले जा रहे हैं। अपने आप को बहुत ज्यादा कॉशियसली वहां पर, मतलब अपने दिमाग को कॉशियसली वहां पर पूरा प्रोसेस में आपको लाना है कि कोई भी सिली मिस्टेक वहां पर ना हो जाए। फिर यहां पर भी वही बात, अगर आपने क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन यानी कोई हेलोबेंजीन ले लिया और CH3COCl इन प्रेजेंस ऑफ AlCl3 रिएक्शन करी, यहां पर यही इलेक्ट्रोफाइल बनेगा। और क्योंकि हेलोजन ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है, तो COCH3 या तो ऑर्थो पर आ जाएगा या फिर पैरा पे। इन दोनों में मेजर कौन होगा? पैरा। क्योंकि पैरा होने में फायदा क्या होगा, हेलोजन और इस ग्रुप के बीच में रिपल्शन कम होगा, और जितना कम रिपल्शन होगा स्टेबिलिटी उतनी ज्यादा होगी, और जितनी ज्यादा स्टेबिलिटी होगी वो ज्यादा बनेगा, तो ये मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। अब अगली बात अगर करें तो यहां पर सारे के सारे रिएक्शन खत्म हो जाते हैं इस चैप्टर के। हेलो एल्केन, हेलो के नेम रिएक्शन जितने भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके पूछे जाने के चांस बहुत ज्यादा है। अब जो रिएक्शन आएंगे वो आएंगे अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर चैप्टर के अंदर से। तो यहां पर सबसे पहली जो रिएक्शन आती है वो आती है कोल्बे रिएक्शन। कोल्बे रिएक्शन में हम लोग फिनॉल के रिएक्शन करते हैं NaOH से, जिससे हमें सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है, और सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्शन करेगा, सैलिसिलिक एसिड बनाने में हेल्प करेगा। यहां पर रिएक्टेंट क्या हो गया? फिनॉल। रिएजेंट पहले हम NaOH से रिएक्शन करेंगे, बाद में CO2 से रिएक्शन करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। तो रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, फिनॉल की रिएक्शन जैसे आप NaOH से करोगे और बाद में CO2 इन प्रेजेंस ऑफ H+ करोगे। नंबर 1 2 लिखने का मतलब होता है पहले इससे रिएक्शन होने दो, जब रिएक्शन खत्म होने लगे, ये कंप्लीट हो जाए, तब बाद में आप CO2 H+ डालो। तो सीधे इस OH की जगह पर, ठीक है, OH के ऑर्थो पोजीशन की जगह पर हमें मिल जाएगा COH, और ये जो COH का कार्बन है ये CO2 से आता है। ये कंपाउंड है सैलिसिलिक एसिड, जो आपको याद रखना है एस्पिरिन बनाने के काम आता है। और इस सैलिसिलिक एसिड का आईयूपीएसी नेम भी याद रखो, 2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। किस लिए काम आएगा ये भी याद रखना, ये यूज आता है टू प्रिपेयर एस्पिरिन, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमारे लिए मेडिसिन है। ठीक है, फटाफट आगे बात करते हैं। अच्छा, एस्पिरिन बनता कैसे है? एस्पिरिन बनता है इस कंपाउंड का एस्टरिफिकेशन करने से। इस कंपाउंड का एस्टरिफिकेशन करोगे, OH की जगह पर आ जाएगा, मतलब एस्टर आ जाएगा OH की जगह पर, और जैसे एस्टर आ जाएगा वो बन जाएगा हमारा एस्पिरिन। अब अगली रिएक्शन इसी चैप्टर में है रीमर-टीमन रिएक्शन, नेम रिएक्शन। अब रीमर-टीमन रिएक्शन क्या होती है? इसमें हम लोग फिनॉल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से करते हैं इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। इससे हमें सैलिसिलडिहाइड मिलता है। अभी मिला था सैलिसिलिक एसिड, अब की बार मिल जाएगा सैलिसिलडिहाइड। रिएक्टेंट फिनॉल है, रिएजेंट है CaCl3 इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, और बाद में हम लोग डालेंगे थोड़ा सा एसिड। तो फिनॉल की रिएक्शन जैसे इन दोनों से कराओगे, OH के ऑर्थो पोजीशन पर आ जाएगा CHO, जिसे हम बोलेंगे सैलिसिलडिहाइड। सैलिसिलडिहाइड बनाना इस रिएक्शन, मतलब एक बात समझना, फिनॉल एक ऐसा इंपॉर्टेंट कंपाउंड है जिसे आप सैलिसिलडिहाइड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और सीधे आप इसे सैलिसिलिक एसिड में भी कन्वर्ट कर सकते हो, और सैलिसिलिक एसिड बाद में कन्वर्ट हो सकता है एस्पिरिन के अंदर। अब अगर हम लोग आगे बात करें, अगली जो नेम रिएक्शन इस टॉपिक के अंदर से है वो है विलियमसन सिंथेसिस। ये ईथर बनाने के काम आती है। इस रिएक्शन में हम एल्किल हैलाइड की रिएक्शन सोडियम एल्कोक्साइड से कराते हैं, जिससे हमें ईथर मिल सके। रिएक्शन कुछ यहां पर रिएक्टेंट होगा एल्किल हैलाइड, रिएजेंट होगा सोडियम एल्कोक्साइड। अब रिएक्शन कैसे होगी? सोडियम एल्कोक्साइड आपने अपनी मर्जी का लिया, इसकी रिएक्शन आपने एल्किल हैलाइड से कराई, तो ये O हेलो हमारे एल्किल हैलाइड के एल्किल ग्रुप पे अटैक करेगा, हेलोजन को बाहर निकाल देगा, और हमें प्रोडक्ट मिलेगा R-OR, ये हमें मिल गया ईथर। साथ में क्या मिलेगा? NaX। इस रिएक्शन के बारे में एक बात याद रखना, बात बहुत इंपॉर्टेंट है। मान लो तुम्हें ईथर कुछ ऐसा बनाना है जिसमें ऑक्सीजन के एक तरफ टर्शियरी एल्किल ग्रुप लगा है और दूसरी तरफ प्राइमरी एल्किल ग्रुप लगा है। तो अगर एक तरफ प्राइमरी ग्रुप है और ऑक्सीजन के दूसरी तरफ टर्शियरी या सेकेंडरी ग्रुप है,
ईथर के अंदर। तो इसे बनाने के लिए एल्कोक्साइड हमेशा टर्शियरी होना चाहिए और एल्किल हैलाइड हमेशा प्राइमरी होना चाहिए। उल्टा नहीं कर सकते आप ये नहीं कर सकते कि इसको टर्शियरी ले लो उसको प्राइमरी। अगर ऐसा करा, अगर आपने टर्शियरी एल्किल हैलाइड ले लिया तो यहां पर एलिमिनेशन रिएक्शन होने लगेगी, ईथर बनने की बजाय एल्कीन बनने लगेगा। ये बात याद रखना। अगर आपने इसका उल्टा कर दिया, अगर एल्किल हैलाइड आपने टर्शियरी ले लिया तो यहां प्रोडक्ट में क्या बनेगा, एल्कीन, ईथर नहीं बनेगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसे याद रखना, इसके ऊपर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे एल्डिहाइड और कीटोन चैप्टर से अगर हम लोग बात करें रिएक्शंस की, तो एल्डिहाइड और कीटोन से सबसे ज्यादा आपको नेम रिएक्शन मिलेंगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली रिएक्शन रोजनमून रिडक्शन। इस रिएक्शन में हम लोग एसिल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे और इसे रिड्यूस कर देंगे एल्डिहाइड में, और इसके लिए हम यूज करेंगे कैटालिटिक हाइड्रोजनेशन। तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट किसी तरह का एसाइल क्लोराइड होगा, ये एलिफेटिक भी हो सकता है और एरोमेटिक भी हो सकता है, मतलब बेंजीन रिंग भी लगी हो सकती है। जो रिएजेंट होगा वो होगा हाइड्रोजन। जो कैटलिस्ट हम लोग इस्तेमाल करेंगे वो है पैलेडियम इन प्रेजेंस ऑफ BaSO4। इस कैटलिस्ट को लिंडलस कैटलिस्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो जैसे हम लोगों ने एसिल क्लोराइड लिया, कोई हमने बेंजीन रिंग लगा रखी है, यहां पर आप कोई भी एल्किल ग्रुप भी लगा सकते हो, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, कुछ भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। COCl होना जरूरी है। जैसे इसके रिएक्शन आप हाइड्रोजन से करोगे इन प्रेजेंस ऑफ BdSO4 पैलेडियम BaSO4, तो रिएक्शन में क्या हो जाएगा, ये जो COCl है ये रिड्यूस हो जाएगा CHO में, हमें एल्डिहाइड मिल जाएगा, तो ये बन गया बेंजल्डिहाइड। याद रखना, कई बार बच्चे इसको सैलिसिल्डिहाइड सोचने लगते हैं। सैलिसिल्डिहाइड के लिए CHO के ऑर्थो पोजीशन पे OH भी होना चाहिए, OH नहीं है तो ये सिर्फ बेंजल्डिहाइड है। तो रोजनमून रिएक्शन में COCl कन्वर्ट होता है CHO में, ये कन्वर्जन याद रखना। अगली स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन एल्किल नाइट्राइल को एल्डिहाइड में रिड्यूस करने के काम आती है। जो रिएजेंट हम इस्तेमाल करते हैं वो SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ HCl। कभी-कभी हम आयरन का भी इस्तेमाल कर लेते हैं, यहाँ पर SnCl2 की जगह पर। रिएक्टेंट हमारे पास RCN होगा, जो रिएजेंट है वो SnCl2 HCl है, ये भी मैं आपको लिख दे रहा हूं बार-बार ताकि आप आराम से याद रख पाओ। रिएक्शन कुछ ऐसी होगी, एल्किल नाइट्राइल में जैसे ही आप SnCl2 HCl से रिएक्शन कराओगे, बाद में वाटर डालोगे, तो रिएक्शन सिर्फ इस जगह पर होगी, R ग्रुप बिल्कुल इंटैक्ट रहेगा और ये कन्वर्ट हो जाएगा RCHO में। जैसे मान लो अगर मैंने तुमसे कह दिया कि यार इस रिएक्शन से CH3CHO बनाओ, तो कुछ नहीं करना, आपको याद रखना है CHO लाने के लिए ना CN को अपनी कुर्बानी देनी होगी, तो यहां पर Cl लगा होगा और इसकी रिएक्शन आप करा देना। मतलब देखो मेथिल ग्रुप हिंट कर रहा है कि वो एज इट इज रहेगा, CHO की जगह पर Cl लगा देना, तो SnCl2 से इन प्रेजेंस ऑफ HCl रिएक्शन कराना और बाद में डाल देना इसमें पानी। तो जो भी आपको एल्डिहाइड बनाना है उसमें बस CHO जहां पर है उसकी जगह पर स्टीफन रिएक्शन में Cl लगा होना चाहिए, नाइट्राइल ग्रुप लगा होना चाहिए। अगली रिएक्शन है इटार्ड रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन है क्योंकि इसमें बेंजीन इन्वॉल्व हो गया। देखो हर वो नेम रिएक्शन जिसमें बेंजीन इन्वॉल्व है ना, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हो सकता है डायरेक्ट तुमसे पूछ लिया जाए कि इटार्ड रिएक्शन को डिफाइन करो विद एग्जांपल, तो आपको पूरा पता होना चाहिए। तो इटार्ड रिएक्शन आप कैसे लिखोगे, टॉलुइन की रिएक्शन हम कराते हैं क्रोमिल क्लोराइड से, जिसकी वजह से क्रोमिल क्लोराइड टॉलुइन के मेथिल ग्रुप को एक क्रोमियम कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट कर देता है। इसका हाइड्रोलिसिस करने पर बेंजल्डिहाइड बनता है। रिएक्टेंट है यहां पर हमारे पास टॉलुइन, रिएजेंट है CrO2Cl2। अब यार एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, कई बार जब ये स्ट्रक्चर लिखकर आता है या फॉर्मूला लिखकर आता है, बहुत सारे बच्चों का ना दिमाग में झुंझुना बच जाता है, सर ने तो बोला टॉलुइन, ये कहां टॉलुइन, अरे टॉलुइन ही है भाई, ऐसे भी लिख सकते हो टॉलुइन को। या फिर ना कई बार ऐसे लिखकर आता है C7H8, जैसे ही C7 मतलब 7 कार्बन 8 हाइड्रोजन लिखकर आए, आप समझ जाना बहुत प्रोबेबिलिटी है कि वो टॉलुइन ही है। ठीक है, तो टॉलुइन की रिएक्शन आप कराओगे रिएजेंट से CrO2Cl2, इसी का नाम है क्रोमिल क्लोराइड। कई बार ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ऐसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि इटार्ड रिएक्शन में हम जो रिएजेंट इस्तेमाल करते हैं वो बताओ क्या है, वो फॉर्मूला नहीं लिखेंगे, उसके नाम लिख देंगे, तो आपको नाम भी याद होना चाहिए। इस हद तक चीजें अब आपको आपके एग्जाम के लिए प्रिपेयर करनी होंगी। तो जैसे आप इसकी CrO2Cl2 से रिएक्शन कराओगे, बाद में हाइड्रोलिसिस कराओगे, तो ये पूरा CH3 ग्रुप कन्वर्ट हो जाएगा CHO में, ये भी बेंजल्डिहाइड बनाने के काम आती है रिएक्शन। अगली है गाटरमैन कॉच रिएक्शन। गाटरमैन रिएक्शन अलग थी, गाटरमैन कॉच अलग है। गाटरमैन रिएक्शन में हमने क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन बनाए थे, किसकी हेल्प से, रिकॉल करने की कोशिश करो, इसे बोलते हैं एक्टिव रिकॉलिंग। आप पढ़ते चले जा रहे हो, ऐसा ना हो कि बस अपनी आत्मा की शांति के लिए आप बस वीडियो देख रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है अरे भाई मैंने तो वीडियो देख लिया अब तो पेपर हो जाएगा, कि गिल्ट ना हो। नहीं भाई, वीडियो देखते देखते एक्टिव रिकॉलिंग होनी चाहिए, फटाफट एक बार रिकॉल करने की कोशिश करो। गाटरमैन रिएक्शन में हमारा रिएक्टेंट क्या होता है, आगे पकड़ में क्या होता है, बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट, क्लोराइड आप ले सकते हो मोस्टली। ठीक है, वही रिएक्शन कराओगे। गाटरमैन कॉच रिएक्शन में क्या होगा, यहां पर बेंजीन की रिएक्शन कार्बन मोनोऑक्साइड से कराई जाती है HCl की प्रेजेंस में और एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, जिससे हमें बेंजल्डिहाइड मिलता है। तो रिएक्टेंट है बेंजीन, रिएजेंट है कार्बन मोनोऑक्साइड HCl की प्रेजेंस में, और साथ में AlCl3 एज अ कैटलिस्ट काम करेगा। बेंजीन की रिएक्शन जैसे ही आप कार्बन मोनोऑक्साइड से कराओगे HCl की प्रेजेंस में, हमें एक बेंजीन के सारे कार्बन आइडेंटिकल होते हैं, किसी एक कार्बन पे CHO लग जाएगा, बेंजल्डिहाइड बन जाएगा। ये कार्बन आया कहां से, कार्बन मोनोऑक्साइड से। अगली रिएक्शन है क्लेमेंसन रिडक्शन। नाम ही लिखा है रिडक्शन करना है तो कोई चीज रिड्यूस होगी। क्या चीज रिड्यूस होती है इस रिएक्शन में, इस रिएक्शन में जो कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप क्या होता है, जितने भी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं उसमें ये जो C और डबल बॉन्ड O वाला ग्रुप होता है, इसको बुलाया जाता है कार्बोनिल ग्रुप। तो ये कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हो जाता है। ये कार्बोनिल ग्रुप किसके अंदर प्रेजेंट होगा, एल्डिहाइड या कीटोन के अंदर।
वैसे कार्बोनिल ग्रुप एस्टर में भी होता है, वैसे कार्बोनिल ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड में भी होता है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक एसिड या एस्टर में है या एसिड क्लोराइड में है, इस रिएक्शन से रिड्यूस नहीं होगा। तो यहां पर हम लोग कार्बोनिल ग्रुप एल्डिहाइड या कीटोन का ही लेंगे, क्योंकि उसी चैप्टर की ये नेम रिएक्शन है। जिंक अमलगम से HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करेंगे और ये जो CO ग्रुप है ये CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर हमारे पास रिएक्टेंट है एल्डिहाइड या कीटोन, रिएजेंट होगा जिंक अमलगम HCl। जो भी हमारा एल्डिहाइड या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप है जिंक अमलगम HCl से रिएक्शन करेगा, CH2 में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब हमें प्रोडक्ट एल्केन मिल जाएगा। जैसे मान लो तुमने ये लिया एसिटल्डिहाइड, एसिटल्डिहाइड की रिएक्शन जिंक अमलगम से करा इन प्रेजेंस ऑफ HCl। कोई आपको दिमाग पे जोर ज्यादा डालना ही नहीं है, इस CO को हटाकर CH2 लिख देना। थोड़ा सा इसको ढंग से लिखोगे तो यहाँ पे 2 कार्बन है और दोनों कार्बन से 2-3 हाइड्रोजन जुड़े हैं, तो इथेन बन जाएगा। यही याद रखना है बस आपको। CO जो एल्डिहाइड या कीटोन के हैं वो जिंक अमलगम HCl से रिड्यूस हो जाते हैं CH2 में, एल्केन बनाने के ये रिएक्शन काम आएगी। बिल्कुल इसी की एक और जुड़वा बहन है वुल्फ किश्नर रिडक्शन रिएक्शन। बिल्कुल सेम रिएक्शन होगी, बस रिएजेंट बदल जाएगा। रिएजेंट क्या हो जाएगा यहाँ पर हाइड्रोजन और उसके बाद NaOH या KOH होगा जो CH2 में कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस कर देगा। तो रिएक्टेंट अभी भी एल्डिहाइड कीटोन होगा, रिएजेंट बस हाइड्रोजन आ जाएगा, उसके बाद में हम लोग कोई बेस ले लेंगे। तो एल्डिहाइड क्या कीटोन का कार्बोनिल ग्रुप लिया, रिएजेंट हमने लिया हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का फॉर्मूला होता है NH2NH2, ये फॉर्मूला भी याद रखना। KOH एथिलीन ग्लाइकोल की वजह से रिएक्शन हमने कराई, तो ये CO पूरा रिड्यूस हो जाएगा CH2 में। सेम रिएक्शन है, तो याद रखना अक्सर बच्चे इसी सेम रिएक्शन की वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं रिएजेंट में। वुल्फ किश्नर में जिंक अमलगम का इस्तेमाल होगा, और सॉरी वुल्फ किश्नर में हाइड्रोजन का इस्तेमाल होगा, और जो क्लेमेंसन है उसमें जिंक अमलगम का इस्तेमाल होगा। ये बात याद रखने वाली है। अगला है एल्डिहाइड कीटोन चैप्टर का सबसे पॉपुलर नेम रिएक्शन टॉलेंस टेस्ट। टॉलेंस टेस्ट क्या होता है? एल्डिहाइड को कीटोन से डिस्टिंग्विश करने के काम आता है। ये टेस्ट एल्डिहाइड देते हैं, कीटोन नहीं देते हैं। इस टेस्ट में एल्डिहाइड या कीटोन की रिएक्शन हम करा सकते हैं। एल्डिहाइड ये टेस्ट पास करेंगे, कीटोन ये टेस्ट पास नहीं करेंगे। रिएजेंट आप लेते हो अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, इसी रिएजेंट को बोला जाता है टॉलेंस रिएजेंट। तो अगर हमने एल्डिहाइड लिया है और टॉलेंस रिएजेंट से इसकी रिएक्शन कराई विच इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो ये इस एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक ग्रुप में। मैंने RCO माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट में अमोनिया की वजह से ना मतलब बेसिक नेचर होता है, तो वैसे तो बनना चाहिए RCOOH, पर बेस होने की वजह से ये सॉल्ट बनता है। अगर आपने पहले टॉलेंस रिएजेंट लिया और बाद में एसिड या पानी डाल दिया तो ये RCOH ही बनेगा, और साथ में क्या बन जाएगा? सिल्वर। सिल्वर मिरर का आना ही टॉलेंस टेस्ट की पुष्टि करता है, इसीलिए इस टेस्ट को सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। साथ में अमोनिया गैस भी बनती है इस रिएक्शन में, ठीक है। तो टॉलेंस टेस्ट कौन देता है? एल्डिहाइड देते हैं। अगर हमने कीटोन का टॉलेंस टेस्ट करने की कोशिश करी तो टॉलेंस टेस्ट हमें नहीं मिलेगा। हालांकि इसमें एक्सेप्शन होता है, अल्फा हाइड्रोक्सी अगर हमारे पास कीटोन होते हैं वो दे देते हैं, लेकिन वो बहुत एडवांस लेवल है, वो आपसे बोर्ड में पूछा जाए इस बात की टेंडेंसी बहुत कम है। ये याद रखना है, एल्डिहाइड टॉलेंस टेस्ट देंगे, सिल्वर में टेस्ट भी बोला जाता है, कीटोन नहीं देंगे। टॉलेंस टेस्ट में जो एल्डिहाइड ग्रुप है वो COH में कन्वर्ट हो जाता है, और आपको चिंता करने की जरूरत नहीं होती, मोस्टली दोनों चीजें एक साथ दी जाती हैं, तो COH ही बनाना। हाँ, लेकिन गौर भी रखना इस बात पे कि कहीं उन्होंने आपके साथ खेल तो नहीं खेल दिया, H+ दिया नहीं है, वाटर दिया नहीं है, तो यहाँ सॉल्ट बनेगा, RCO माइनस बनेगा, ठीक। इसके अलावा जो अगला इसी चैप्टर में टेस्ट है वो है फेलिंग टेस्ट, जो नेम टेस्ट है, नेम रिएक्शन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां पर भी इसमें यही होगा कि दरअसल में एल्डिहाइड की रिएक्शन जब हम करते हैं फेलिंग सॉल्यूशन के साथ तो हमें रेडिश ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिलता है। एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, कीटोन ये टेस्ट नहीं देते हैं। अब फेलिंग सॉल्यूशन दरअसल में 2 अलग अलग सॉल्यूशन को मिला के बनाया जाता है, ये भी याद रखना पूछा जाता है। फेलिंग सॉल्यूशन में 2 सॉल्यूशन मिलाए जाते हैं, एक को बुलाया जाता है फेलिंग सॉल्यूशन A जिसमें कॉपर सल्फेट होता है एक्वस, और दूसरा होता है फेलिंग सॉल्यूशन B। फेलिंग सॉल्यूशन B में सोडियम पोटेशियम टार्ट्रेट होता है। इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो बनता है फेलिंग सॉल्यूशन, और इस फेलिंग सॉल्यूशन की रिएक्शन एल्डिहाइड या कीटोन से करा सकते हो। एल्डिहाइड ये टेस्ट देगा, कीटोन ये टेस्ट नहीं देगा। फेलिंग सॉल्यूशन यहां पर रिएजेंट होगा, एल्डिहाइड की रिएक्शन अगर मैं फेलिंग रिएजेंट से कराई तो फेलिंग रिएजेंट एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देगा कार्बोक्सिलिक एसिड में। फिर से पहली बात, ये थोड़ा सा बेसिक नेचर का होता है, यहां पर बेस प्रेजेंट होते हैं, इसीलिए सॉल्ट मिलता है। अगर यहां पर आपने वाटर या एसिड डाल दिया तो फाइनली आपको क्या मिलेगा? कार्बोक्सिलिक एसिड मिलेगा। साथ में जो ब्राउन प्रेसिपिटेट है वो याद रखो किसका बनता है? वो बनता है CU2O का, ठीक है। और हमारे साथ साथ में इस रिएक्शन में अमोनिया गैस भी, सॉरी अमोनिया गैस रिलीज नहीं होगी, ये गलत लिख गया थोड़ा सा, शायद कुछ गड़बड़ हो गया, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड का रेडिश ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट मिलेगा। आगे अगर एल्डोल कंडेंसेशन के बारे में बात करें, इसी चैप्टर की एक और बहुत इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शन, तो ये रिएक्शन वो एल्डिहाइड या कीटोन देते हैं जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। अल्फा हाइड्रोजन क्या चीज होती है? एल्डिहाइड के बगल, एल्डिहाइड के कार्बन या कीटोन के कार्बन का बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन बोला जाता है, ठीक है। और यहां पर रिएक्टेंट एल्डिहाइड कीटोन होगा जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, ये रिएक्शन करेंगे किसी डाइल्यूट बेस के साथ, तो रिएक्टेंट होगा कोई डाइल्यूट बेस, जैसे कि डाइल्यूट NaOH ले सकते हो, बेरियम हाइड्रोक्साइड ले सकते हो, या कोई ऐसा सब्सटेंस ले सकते हो जो कि बेसिक नेचर का हो, जैसे कि NaHCO3 भी ले सकते हो, ठीक है।
NaCO3 जो हमारा बेकिंग सोडा है, एक तरह मतलब बेकिंग सोडा बना सकते हैं उससे हम लोग, ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट, उसका सोल्यूशन भी कैसा है, बेसिक है, वो भी ले सकते हो यहाँ पर। तो रिएक्शन कैसे होती है, हम लोग जो भी ऐसा एल्डिहाइड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, इसके दो यूनिट आपस में रिएक्शन करते हैं इस डाइल्यूट NaOH की प्रेजेंस में, और ये बना लेती हैं अल्फा बीटा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड क्या है, CHO के बगल वाला कार्बन अल्फा, उसके बगल वाला कार्बन बीटा, तो बीटा कार्बन पे OH आएगा, तो बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बनेगा। ये प्रोडक्ट इन दो एल्डिहाइड को मिलाने पर बना है। कैसे बनेगा अभी बताता हूं, लेकिन पहले रिएक्शन कंटिन्यू कर लेते हैं। ये अल्फा बीटा हमारे पास बीटा हाइड्रोक्सी हमारे पास एल्डिहाइड आ गया, इसको हीट करते ही एल्डोल कंडेंसेशन होगा, इस अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा। फाइनल एंड प्रोडक्ट हमारा ये है। अब ये बना कैसे, ये सीखते हैं मेरे बच्चे, क्योंकि अक्सर बच्चे ना ये बना नहीं पाते, और बहुत सिंपल तरीका होता है इसको बनाने का। दरअसल में जैसे ही आपको डाइल्यूट NaOH और एल्डिहाइड दिखाई दे या कीटोन दिखाई दे, डाइल्यूट बेस दिखाई देते ही और एल्डिहाइड कीटोन दिखाई देते ही अपने कान एकदम खड़े कर लेना, दिमाग एकदम सतर्क कर लेना, बहुत प्रोबेबिलिटी होगी वो एल्डोल रिएक्शन ही है। अब एल्डोल का पहला वाला प्रोडक्ट हम कैसे बनाएंगे, बहुत सिंपल तरीका होता है। जो आप मॉलिक्यूल जिसका आपको एल्डोल कंडेंसेशन कराना है, उसके CHO या कीटोन वाले पार्ट का कार्बोनिल ग्रुप पूरा ओपन करके लिख लो, और इसके बगल में जिस अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, उसका एक हाइड्रोजन ऐसे बॉन्ड बनाकर शो कर दो। तो ये दोनों हमारे, दरअसल में यहां पर हम लोगों ने एसिटल्डिहाइड लिया, तो दोनों ही एसिटल्डिहाइड है। एल्डोल प्रोडक्ट बनाने के लिए हमने क्या करा, एक का एल्डिहाइड ग्रुप ओपन कर दिया और दूसरे का अल्फा हाइड्रोजन शो कर दिया। बस अब यहां पर इन्हीं दोनों के बीच में रिएक्शन करनी है। जो अल्फा हाइड्रोजन है वो पहले वाले के कार्बोनिल ऑक्सीजन को मिल जाएगा, तो ये O OH में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड टूट जाएगा, सिंगल बॉन्ड बचेगा। और ये जो बचा हुआ पूरा ग्रुप है, यहां से लेकर ये पूरा बचा हुआ ग्रुप इस कार्बन से ये कार्बोनिल कार्बन पे जाके जुड़ जाएगा। तो नोटिस करना, CH2CHO इस कार्बोनिल कार्बन पे जुड़ गया, ठीक है। और ये अल्फा हाइड्रोजन हमने दे दिया पहले वाले मॉलिक्यूल के कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन को, तो इस O को हम कन्वर्ट कर देंगे OH में, और ये कार्बन जाकर जुड़ गया इस कार्बोनिल कार्बन से, तो CH2CHO बन गया। तो ये हमारा यही अल्फा मतलब बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड बन गया। अब इसी को हीट करते ही अल्फा और बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा, इधर से OH और इधर से H उड़ जाएगा। तो ये प्रोडक्ट ऐसे बनाना है। और एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो आपने बेस और हीट दोनों एक साथ लिख दिए, कई बार ऐसा भी होता है, मतलब 70-80% केस में ऐसा होगा कि आपको ऐसे लिख कर आएगा कि ये एल्डिहाइड है, डाइल्यूट NaOH से आपने रिएक्शन करी, या हो सकता है सिर्फ NaOH लिख दे और बाद में ऐसे लिख दे हीट कराया, तो बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। यानी आपको सीधे क्या करना है, ये अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड बनाना है, अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड या कीटोन। तो ये एक ही स्टेप में आप बना सकते हो। कैसे, बहुत सिंपल सा तरीका है। आप इस एल्डिहाइड या कीटोन का CO ग्रुप ओपन करके सामने लिखो, और ये जो हमारा अल्फा कार्बन है ना, इसके पास पक्का 2 हाइड्रोजन होंगे हीट करने के लिए, तो इसके 2 हाइड्रोजन मतलब 3 है, 3 में से 2 हाइड्रोजन अलग करके लिख दो, बाकी पूरे स्ट्रक्चर ऐसे लिख लो। ये H2O निकाल दो, और इस कार्बन के बीच में, अब क्योंकि H2O निकला है, 2 बॉन्ड तोड़े हैं तो 2 बॉन्ड लग भी जाएंगे। ये सीधे एक स्टेप में हमारा अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कंपाउंड बन गया, एक ही स्टेप में। हाँ, लेकिन एक ही स्टेप में करने का जरूरी है कि डाइल्यूट NaOH और हीट दोनों एक साथ होने चाहिए। अब इस एल्डोल रिएक्शन को कराने में हमने सेम एल्डिहाइड की ही 2 यूनिट इस्तेमाल करी है, तो इसे बुलाया जाता है सेल्फ एल्डोल। एल्डोल एक और तरीके से हो सकता है जिसे बुलाया जाता है क्रॉस एल्डोल। क्रॉस एल्डोल में हम क्या करेंगे, 2 अलग अलग तरह के एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे। जैसे यहां पर आप देखो, हमने एक एल्डिहाइड लिया है एसिटल्डिहाइड, और एक एल्डिहाइड ले लिया है प्रोपेनल्डिहाइड। इन दोनों के एक ही अगर हमने बीकर में मिक्स करके इसके अंदर डाइल्यूट NaOH डाल दिया और हीट कर दिया, तो अब यहां पर ये अपनी मर्जी से रिएक्शन करेंगे। हो सकता है एसिटल्डिहाइड अपने ही एक और एसिटल्डिहाइड के साथ सेल्फ एल्डोल दे दे, पर हो सकता है वो इसके साथ रिएक्शन करने बैठ जाए। तो यहां पर सेल्फ एल्डोल भी हो सकता है, और अगल बगल वाली मॉलिक्यूल भी आपस में एल्डोल कर सकते हैं, और क्योंकि 2 अलग अलग मॉलिक्यूल रिएक्शन करने वाले हैं, तो इसे बुलाया जाता है क्रॉस एल्डोल। जैसे बायोलॉजी में जानते हैं ना, क्रॉस ब्रीडिंग होती है, ऐसे यहां पर क्रॉस एल्डोल होता है। तो अब क्योंकि डाइल्यूट NaOH और हमने बेस दोनों एक साथ डाले हैं, तो सीधे प्रोडक्ट बनाते हैं। तो फटाफट अगर सेल्फ एल्डोल का प्रोडक्ट बनाना तो कैसे बनेगा, CH3CHO का सेल्फ एल्डोल प्रोडक्ट बनाना तो कैसे बनेगा, हम क्या करेंगे, CHO का C डबल बॉन्ड ओपन करके लिख देंगे एक मॉलिक्यूल का, और दूसरे के अल्फा कार्बन के 2 हाइड्रोजन अलग करके लिख देंगे। क्योंकि डाइल्यूट NaOH और हीट एक साथ करा है, तो H2O सीधे निकल जाएगा, और प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CHCHO। ये प्रोडक्ट बनेगा अगर हमने क्या ले लिया, एसिटल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल, मतलब उसी का एसिटल्डिहाइड का अपने आप सेल्फ एल्डोल करा दिया उसी के साथ। फिर अगला मॉलिक्यूल हमारे पास है प्रोपेनल्डिहाइड, तो प्रोपेनल्डिहाइड का अगर सेल्फ एल्डोल कराया तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, कहानी वही है। प्रोपेनल्डिहाइड का सेल्फ एल्डोल अगर करना है और आपने बेस और हीट दोनों एक साथ कर दिया, तो एक CO को आप ओपन करके लिख दो, और दूसरे में अल्फा कार्बन के दोनों हाइड्रोजन इसके सामने लिख दो। तो अब इस अल्फा कार्बन से क्या क्या चीजें जुड़ी हैं, एक तो जुड़ा है CHO ग्रुप और एक जुड़ा है CH3 ग्रुप, तो ये H2O निकल जाएगा। तो प्रोडक्ट क्या बना, लेफ्ट टू राइट अब लिखते चले जाओ। यहां पर आपने सारी चीजें मैनेज कर ली हैं,
तो आप बड़े आराम से लिख सकते हो CH। इस कार्बन के बीच में अब डबल बॉन्ड आएगा, इस कार्बन के पास CH3 है और इसके आगे एक और CH और, तो ये प्रोडक्ट बनेंगे। तो ऐसे देखो दो प्रोडक्ट बन गए। यहाँ पर दो मॉलिक्यूल CH3 CHO के आपस में एल्डोल कंडेंसेशन कर रहे हैं, ये सेल्फ एल्डोल का एग्जांपल है, और ऐसे यहाँ पर एस्टल्डिहाइड कर रहा है, सॉरी प्रोपेनल्डिहाइड कर रहा है। ठीक है, यही प्रोडक्ट बना था CH3 CH2 C डबल बॉन्ड C CHO, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड C CH3 CHO। ये अब ये दोनों बने हैं सेल्फ एल्डोल से। क्रॉस एल्डोल भी हो सकता है, मतलब ये इसके साथ रिएक्शन कर जाए। तो अगर मान लो एक एल्डिहाइड मतलब एसिटल्डिहाइड अगर मान लो रिएक्शन करने बैठ गया प्रोपेनल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के साथ, ये है प्रोपेनल्डिहाइड, तो जैसे ही आपने इसे हीट करा ये H2O निकाला आपने। ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूं, मतलब बहुत ही सुपर ट्रिक है, याद रखने में, एल्डोल का प्रोडक्ट बनाने में आपकी बहुत हेल्प करेगी। ये प्रोडक्ट बन जाएगा सीधे, ये क्रॉस एल्डोल से बना है। अब क्रॉस एल्डोल में बच्चे दिमाग लगा सकते हैं, अरे हम इसी का ऑक्सीजन क्यों निकालें यार, ऐसा भी तो हो सकता है जो ऑक्सीजन है वो इसका निकल जाए। हाँ बिल्कुल, तो दो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बनेंगे। अल्फा कार्बन अब की बार हम एसिटल्डिहाइड का ले सकते हैं, ये भी हो सकता है। ये वाटर निकाला, तो जैसे ये वाटर निकाला जगह कम है तो इन दोनों के बीच में अब क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा। तो यहां पर भी दो क्रॉस एल्डोल के प्रोडक्ट बन सकते हैं। एक बनेगा CH3 के अगले वाले कार्बन पे डबल बॉन्ड C और CH3 CHO आएगा, और एक में CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CHO आएगा। देखो दो प्रोडक्ट आएंगे, एक तो आ गया CH3 C डबल बॉन्ड C CH3 CHO, यानी ये पहला वाला प्रोडक्ट। तो ये कैसे बना है, जब हमारे एसिटल्डिहाइड के ऑक्सीजन कार्बोनिल ऑक्सीजन को प्रोपेनल्डिहाइड के अल्फा हाइड्रोजन के साथ निकाला, और एक दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा CH3 CH2 C डबल बॉन्ड CH CHO, ये वाला प्रोडक्ट। ये तब आएगा जब प्रोपेनल्डिहाइड अपना कार्बोनिल ऑक्सीजन की बलि चढ़ाएगा और एसिटल्डिहाइड अपने अल्फा हाइड्रोजन की बलि चढ़ाएगा। तो इससे टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे, ये क्रॉस एल्डोल से बने हैं मेरे बच्चे। तो यहां पर अगर आपने दो अलग अलग एल्डिहाइड ले लिए जो आपस में भी और अपने आप से भी एल्डोल कंडेंसेशन दे सकते हैं, तो टोटल 4 प्रोडक्ट मिलेंगे। तो ये क्रॉस एल्डोल का एग्जांपल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिएक्शन है कैनिजारो रिएक्शन। भाई एल्डोल के लिए क्या था, बड़ी इज्जत दी थी हमने ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन को जिनके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन होता है, अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो कुछ ऐसे भी तो नालायक होंगे जिनके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन ना हो एल्डिहाइड या कीटोन में, जैसे बेंजल्डिहाइड के पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता है। तो ये मॉलिक्यूल्स भी तो कुछ स्पेशल रिएक्शन नहीं है जिनका कोई नाम हो, तो वही नाम है कैनिजारो रिएक्शन। कहीं नहीं जा रहे हो, ये बुरा मान के कहीं नहीं जाते अब। तो ऐसे एल्डिहाइड या कीटोन जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है वो डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन करते हैं, मतलब जिसके भी दो मॉलिक्यूल रिएक्शन करेंगे, एक ऑक्सीडाइज होगा और एक रिड्यूस। एक ही कंपाउंड के अगर मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज और रिड्यूस दोनों होते हैं तो ऐसे रिएक्शंस को बुलाया जाता है डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, और कैनिजारो रिएक्शन उसी का एक एग्जांपल है। और यहां पर भी जो हमारा रिएजेंट होता है वो बेस ही होता है, बस डाइल्यूट के बजाय कॉन्सेंट्रेटेड हम लेते हैं। तो एल्डिहाइड या कीटोन होंगे हमारे पास जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा, रिएजेंट लेते हैं NaOH। जैसे हमारे पास मान लो बेंजल्डिहाइड है, इसकी 2 यूनिट हमने ली, तो 2 मॉलिक्यूल है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, CHO कन्वर्ट हो जाएगा CH2H में, और दूसरा ऑक्सीडाइज हो जाएगा। क्योंकि बेस है तो एसिड नहीं बनेगा, बेंजोइक एसिड नहीं बनेगा, बल्कि सोडियम बेंजोएट बनेगा। यहां पर बेंजोइक एसिड बनाने के लिए हमें यहां पर थोड़ा सा एक्स्ट्रा एसिड डालना पड़ेगा, अदरवाइज सोडियम बेंजोएट बनेगा। तो इसकी एक मॉलिक्यूल रिड्यूस हो गया अल्कोहल में और एक मॉलिक्यूल कार्बोक्सिलिक एसिड में ऑक्सीडाइज हो गया, तो ये डिसप्रोपोर्शनेशन रिएक्शन शो कर रहा है। तो ये है कैनिजारो रिएक्शन का एग्जांपल। अब ये वो सारी नेम रिएक्शन थी जो एल्डिहाइड कीटोन टॉपिक से थी। इसी टॉपिक के अंदर कार्बोक्सिलिक एसिड भी आता है। डिस्टिंग्विश करने के लिए मैंने इसको अलग से बता दिया है। कार्बोक्सिलिक एसिड में जो नेम रिएक्शन आती है वो आती है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। इसे कोल्बे रिएक्शन से मिक्स मत कर देना, कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग रिएक्शन है और कोल्बे रिएक्शन अलग है। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में दरअसल में कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराई जाती है, और कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कोल्बे रिएक्शन में कार्बोक्सिलिक एसिड हमने बनाया था। कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में कार्बोक्सिलिक एसिड एज केमिकल केमिकल प्रॉपर्टी बिहेव करेगा, उसकी केमिकल रिएक्शन कराएंगे। तो कार्बोक्सिलिक एसिड का इलेक्ट्रोलिसिस हम कराते हैं और इससे हमें मिलेगा एल्केन। तो हमारे पास यहाँ रिएक्टेंट होगा कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट। तो जैसे आपने कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट लिया, पानी डाला, एक्वा सॉल्यूशन बना दिया, इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा। जैसे इसका इलेक्ट्रोलिसिस करा तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप के पहले जो भी हमारे पास एल्किल ग्रुप है उसकी 2 यूनिट आपस में जुड़ जाएंगी, बिल्कुल वुड्स रिएक्शन की तरह, और एक इवन कार्बन नंबर वाला एल्केन बन जाएगा। और जैसे कि वुड्स रिएक्शन में हम इवन कार्बन वाले एल्केन ही बनाते हैं, इस रिएक्शन में भी इवन कार्बन वाले ही एल्केन बनते हैं। ऑड नंबर कार्बन वाले प्रोपेन, पेंटेन, इस तरह के एल्केन इस रिएक्शन से बनाना प्रेफर नहीं करेंगे। बाकी ये जो CO है ये CO2 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो Na है वो पानी के OH के साथ NaOH बना लेगा, और पानी का जो हाइड्रोजन है वो H2 गैस के फॉर्म में अलग हो जाएगा। अब ये जो रिएक्शन होती है ये इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड और कैथोड पर होती है, तो हमें अलग अलग प्रोडक्ट अलग अलग जगह पर मिलेंगे। जैसे कि जो हाइड्रोजन है ये हमें मिलता है, मतलब हाइड्रोजन और NaOH हमें मिलेगा कैथोड पर, और ये हमें मिलते हैं एनोड पर। ये वाली बात भी याद रखने वाली होती है मेरे बच्चे, कई बार यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा कि कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस में एनोड पर कौन सी गैस मिलती है, तो CO2 मिलता है, ठीक है, या जो एल्केन बना रहे हो वो मिलता है। और कैथोड पर कौन सी गैस मिलती है, हाइड्रोजन गैस मिलती है।
याद रखना कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस अलग है और पूरा लिख कर ही आएगा। कोल्बे रिएक्शन अगर लिख कर आई तो बेंजो आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाने वाली रिएक्शन करनी है। अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस लिख कर आ गया तो आपको एल्केन बनाने वाली रिएक्शन करनी है। अब अगली रिएक्शन आती है HBZ रिएक्शन। वैसे इसका पूरा नाम होता है हेल-मोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। इतना बड़ा नाम है कि इस पूरे पर आता नहीं, तो मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया। HBZ रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होते हैं वो ये रिएक्शन परफॉर्म करते हैं। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की जगह पर हम हेलोजन लगा देते हैं और हेलोजन लगाने के लिए हम दरअसल में जो रिएक्टेंट यहां इस्तेमाल करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन हो, और जो रिएजेंट होगा वो होगा हेलोजन इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस एंड वाटर। बहुत सिंपल सी रिएक्शन होगी। कोई आपने कार्बोक्सिलिक एसिड लिया जिसके पास अल्फा कार्बन के पास हाइड्रोजन है, इसकी रिएक्शन आपने हेलोजन से करी इन प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस। हेलोजन की जगह पर आप क्लोरीन ब्रोमीन दोनों में से कोई भी ले सकते हो, मोस्टली हम लोग ब्रोमीन लेते हैं। बाद में वाटर के साथ इसकी रिएक्शन करी तो जो अल्फा हाइड्रोजन आप देख रहे हो ये हट जाएगा, इसकी जगह पर हेलोजन आ जाएगा। यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन थे, एक बचा रह जाएगा, एक की जगह पर हेलोजन आ जाएगा। इस हेलोजन में आप क्लोरीन ब्रोमीन में से कोई भी एक लगा सकते हो। यहाँ क्लोरीन लिया है तो यहाँ पर भी क्लोरीन आ जाएगा, यहाँ ब्रोमीन लिया है तो यहाँ पर भी ब्रोमीन आ जाएगा। इंपॉर्टेंट बात नोटिस करने वाली है, यहाँ पर COOH ग्रुप पर कोई रिएक्शन नहीं हुई है, उसके बगल वाले कार्बन पर हुई है जिसे हम अल्फा कार्बन बोलेंगे। तो ये है हेल-मोलार्ड-ज़ेलेंस्की रिएक्शन। अगली जो रिएक्शंस है नेम रिएक्शंस वो है अमीन टॉपिक की, ठीक है। तो अमीन टॉपिक में सबसे पहली ये रिएक्शन आएगी गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, और यही वो रिएक्शन है जो मैं आपसे कह रहा था कि लगभग 4 मार्क्स में आ सकती है ABCD ढूंढने वाले फॉर्म में। तो गैब्रियल थैलामाइड में क्या होगा, हम थैलीमाइड की रिएक्शन आगे कराने वाले हैं। दरअसल में थैलीमाइड की हम लोग रिएक्शन कराएंगे और यहां पर हम लोग थैलीमाइड का एल्किल हैलाइड से ट्रीटमेंट करेंगे और एल्किल हैलाइड से ट्रीटमेंट करने के बाद एल्कलाइन हाइड्रोलिसिस करने के बाद प्राइमरी एमीन बनाएंगे। पूरा रिएक्शन में कुछ इस तरह का प्रोसेस होगा। हमने थैलीमाइड लिया, ये थैलामाइड से बनता है, थैलामाइड से थैलीमाइड बना, इसमें बेंजीन में CONH ग्रुप लगा होगा। QSS की रिएक्शन आपने कराई, QSS जैसे इसकी रिएक्शन कराई तो दरअसल में ये जो हाइड्रोजन है ना बहुत ज्यादा एसिडिक है, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हम हटा दें तो इस नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस चार्ज आएगा ना वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा, और अगर ये माइनस चार्ज स्टेबलाइज है तो ये H+ निकाल सकता है अपने अंदर से, और कोई भी मॉलिक्यूल अपने अंदर से अगर H+ निकाल सकता है तो वो H एसिडिक H माना जाता है, और अगर ये एसिडिक H है तो बेस से बड़े आराम से निकल सकता है। तो हमने वही रिएक्शन करी, तो ये OH और ये H वाटर बनकर अलग हो जाएंगे और N- को बैलेंस करने आ जाएगा K+। तो ये हमने पोटेशियम सॉल्ट बना लिया थैलीमाइड का, ये हमने बना लिया पोटेशियम सॉल्ट ऑफ थैलीमाइड। अब इसकी रिएक्शन हमने एल्किल हैलाइड से करी, तो ये नाइट्रोजन एक बहुत ही अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, तो वही न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी, हेलोजन बाहर, तो R अब की बार नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा, तो ये हमारा बन जाएगा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल थैलीमाइड। नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एल्किल थैलीमाइड। ये एल्किल ग्रुप अपनी मर्जी से ले सकते हो आप, मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, पेंटिल, हेक्सिल, जो आपको लेना वो ले लो। RX में R की जगह पर मेथिल, एथिल, प्रोपिल, बेटिल, बेंजिल, जो ग्रुप आपको लेना वो ले सकते हो। अब बस इसमें बड़ी सिंपल सी रिएक्शन करनी होती है, इसका हमें हाइड्रोलिसिस करना होता है, ठीक है। मतलब वाटर से रिएक्शन करा दो, जैसे आप हाइड्रोलिसिस करोगे ये बॉन्ड टूटेगा, नाइट्रोजन को मिलेंगे हाइड्रोजन और इसे मिलेंगे OH। अब क्योंकि ये बेस के प्रेजेंस में होता है तो बेस के प्रेजेंस में यहां पर जो COH बनेगा वो COH के फॉर्म में मिलेगा नहीं, वो सॉल्ट के फॉर्म में मिलेगा, और यहां पर नाइट्रोजन को 2 हाइड्रोजन मिल जाएंगे तो RNH2 बन जाएगा, व्हिच इज नथिंग बट प्राइमरी अमीन। तो ये प्राइमरी अमीन बनाने की रिएक्शन है। यहां पर कभी-कभी गिव रीजन टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि इस गैब्रियल थैलीमाइड रिएक्शन में लास्ट में हम हाइड्रोलिसिस बेस की प्रेजेंस में ही क्यों करते हैं, क्योंकि अगर तुमने यहां एसिड डाल दिया तो ये एसिड अमीन के साथ भी रिएक्शन कर सकता है, क्योंकि अमीन खुद एक बेस है। तो अमीन बनाने के लिए बेस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई जाती है, ताकि ये अमीन इस बेस से रिएक्शन ना कर, मतलब ये जो अमीन बेस है ये यहां बनने वाले कार्बोक्सिलिक एसिड से या जो यहां पर आपने एसिड लोगे उसके साथ रिएक्शन ना कर बैठे। बेस होने का फायदा ये रहेगा कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड भी रिएक्शन करता रहेगा और लगातार रिएक्शन लीच-एडे प्रिंसिपल से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाती रहेगी। तो ये रिएक्शन 4 मतलब मार्क्स की पूछ सकती है ऐसे, ये बना के दे देंगे A B C D ऐसे पूछ लेंगे, या हो सकता है ये दे दिया, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया, RX अपनी मर्जी से आप ले सकते हो, ये क्वेश्चन मार्क बना दिया, तो ये लॉन्ग आंसर में पूछा जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। एल्किल ग्रुप अपनी मर्जी से ले सकते हो, जिसकी वजह से प्राइमरी अमीन अपनी मर्जी से आप बना सकते हो। फिर अगला है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन में अमाइड का रिएक्शन हम ब्रोमीन से कराते हैं एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में, जिससे प्राइमरी अमीन बनता है। तो रिएक्टेंट है अमाइड, रिएजेंट है ब्रोमीन इन प्रेजेंस ऑफ NaOH। ये अमाइड आपने लिया, RCONH2 वाले ग्रुप को हम अमाइड बोलते हैं। इसकी रिएक्शन ब्रोमीन से कराओगे इन प्रेजेंस ऑफ NaOH, तो ये जो पूरा CO ग्रुप देख रहे हो गायब हो जाएगा, मतलब जो अमीन बनेगा उसमें एक कार्बन अमाइड से कम हो जाएगा। ये CO गायब हो गया, CO गायब हो गया तो अमीन में एक कार्बन कम है। मान लो यहाँ तुम्हें 2 कार्बन का अमीन बनाना है तो यहाँ पर 3 कार्बन का अमाइड लेना पड़ेगा। यहाँ तुम्हें 3 कार्बन का अमीन बनाना है, जैसे मान लो तुम्हें ये बनाना है CH3 CH2 CH2 NH2, तो तुम्हें एक ज्यादा कार्बन का अमाइड लेना पड़ेगा। तुम्हें अमाइड ऐसा लेना पड़ेगा CH3 CH2 CH2 CONH2, 4 कार्बन का अमाइड लेना पड़ेगा, तब जाकर ये बनेगा। बाकी जो सोडियम है वो Na2CO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, साथ में कुछ सोडियम ब्रोमीन के साथ जुड़ जाएगा, NaBr बना लेगा और वाटर बना लेगा। मेन इंपॉर्टेंट है, हमें प्राइमरी अमीन यहाँ पर हमारी मर्जी का मिल जाएगा। बस एक बात याद रखना, अमाइड से एक कम कार्बन होगा इसके अंदर। अगला है कार्बिल अमीन रिएक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये अमीन का टेस्ट होता है।
प्राइमरी अमीन को टेस्ट करने के लिए टेस्ट काम आता है, तो रिएक्टेंट होगा प्राइमरी अमीन, रिएजेंट होगा क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ बेस। बड़ी सिंपल सी रिएक्शन होती है प्राइमरी अमीन की रिएक्शन, क्लोरोफॉर्म से इन प्रेजेंस ऑफ बेस कराओगे तो ये प्राइमरी अमीन को कन्वर्ट कर देता है आइसोसाइनाइड में, आरएनसी बना देगा। और ये आइसोसाइनाइड ना बहुत ही फाउल स्मेलिंग कंपाउंड होता है, इसकी बदबूदार जो स्मेल आती है उससे हमें पता चल जाता है कि ये रिएक्शन हो चुकी है। और ये रिएक्शन क्योंकि प्राइमरी अमीन ही दे सकते हैं, तो ये प्राइमरी अमीन के टेस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन ये फाउल स्मेल कंपाउंड बनाती ही नहीं है, रिएक्शन होती ही नहीं है, तो ये यूज होता है एज टेस्ट फॉर प्राइमरी अमीन। साथ में केसीएल और वाटर भी बन जाएगा। अच्छा, इस टेस्ट से कार्बिल अमीन टेस्ट से तो हमें सिर्फ प्राइमरी अमीन डिटेक्ट होता है, सेकेंडरी टेस्ट ही नहीं कर पाएंगे, लेकिन प्राइमरी सेकेंडरी टेस्ट तीनों अगर डिटेक्ट करने हैं तो हमारे पास जो टेस्ट है वो है हिंसबर्ग टेस्ट। एनसीईआरटी में दिया हुआ एक बहुत ही प्रोमिनेंट इंपॉर्टेंट टेस्ट है। जितना ज्यादा एल्डिहाइड कीटोन में टॉलिन टेस्ट और फेलिंग टेस्ट होते हैं, ऐसे ही अमीन के लिए हिंसबर्ग टेस्ट होता है, क्योंकि हिंसबर्ग टेस्ट से तुम प्राइमरी अमीन, 2 डिग्री अमीन, 3 डिग्री अमीन तीनों को डिस्टिंग्विश भी कर सकते हो और सेपरेशन भी इसका कर सकते हो। कैसे करते हैं? तो दरअसल में इस टेस्ट के हेल्प से प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी तीनों अमीन यूज आप सेपरेट कर सकते हो या डिटेक्ट कर सकते हो। तो रिएजेंट आपको क्या लेना होता है? रिएजेंट आपको लेना होता है C6H5SO2Cl, बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। ये है बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड। इसकी रिएक्शन जैसे आप प्राइमरी अमीन से करोगे तो यहां पर ये Cl और प्राइमरी अमीन में नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन HCl बनाकर अलग हो जाएगा। और अब ये जो नाइट्रोजन है ये अपने पूरा बोरिया बिस्तरा लेकर इस सल्फर के साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये नाइट्रोजन R और H के साथ इस सल्फर से जुड़ जाएगा। तो ये जो कंपाउंड बना इसे बोलेंगे N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड। और ये N एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड में नाइट्रोजन से जुड़ा ये जो हाइड्रोजन है ना, ये एसिडिक है। अभी अभी मैंने बताया था क्यों, क्योंकि अगर ये हाइड्रोजन हटा दोगे तो नाइट्रोजन के ऊपर जो माइनस आएगा वो रेजोनेंस से स्टेबलाइज रहेगा, ऊपर वाले ऑक्सीजन के साथ भी और नीचे वाले ऑक्सीजन के साथ भी। तो ये माइनस अगर बहुत ज्यादा स्टेबल है तो इस H+ के निकलने के चांस बहुत ज्यादा है, और अगर H+ के निकलने के बहुत ज्यादा चांस है तो एसिडिक हाइड्रोजन है, और एसिडिक हाइड्रोजन होने की वजह से आराम से ये बेस में डिसॉल्व हो सकता है। तो प्राइमरी अमीन ऐसा बेंजीन सल्फोनामाइड बनाएगी जो बेस में यानी एल्कली में सॉल्युबल है। पर जब 2 डिग्री अमीन की रिएक्शन कराओगे सेम बेंजीन सल्फोनिक क्लोराइड से, तो ये हाइड्रोजन ये Cl जब बाहर निकल जाएगा और नाइट्रोजन अपना पूरा बोरिया बिस्तर लेकर जब सल्फर से जुड़ेगा तो इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। तो क्योंकि इसके पास कोई भी एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है, ये जो हमारा कंपाउंड बना है जिसका नाम है N, डाई एल्किल बेंजीन सल्फोनामाइड, अब ये जो कंपाउंड है एसिडिक हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये बेस में सॉल्युबल नहीं होगा। तो जो कंपाउंड बेस में सॉल्युबल नहीं है तो मान लेंगे वो 2 डिग्री अमीन से बना है, जो डिसॉल्व हो जाएगा बेस में वो प्राइमरी अमीन से बना है, तो प्राइमरी और सेकेंडरी अमीन में डिफरेंशिएट हो जाएगा रिएजेंट, क्योंकि हमने सेम ही लिया। थर्ड है टर्शियरी अमीन, ये रिएक्शन ही नहीं देते। अब क्योंकि टर्शियरी अमीन ये रिएक्शन ही नहीं देते तो प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी अमीन तीनों में डिफरेंस आपको बड़े आराम से मिल जाएगा। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट बात जो एनसीईआरटी में मेंशन है और क्वेश्चन के तौर पे पूछी जा सकती है, अब ये सारी रिएक्शन एनसीईआरटी में दे रखी है, लेकिन एनसीईआरटी में वही एक छुपे से छुपाकर बात लिख दी है कि आजकल हम लोग बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड यानी इसकी बजाय एक नया रिएजेंट ले रहे हैं पैराटोल्यूइन सल्फोनिल क्लोराइड, ऐसा दिखता है। तो हो सकता है वो आपको ना ये रिएक्शन दे दें, ये मॉलिक्यूल लिखकर दे दें और इसके 2 डिग्री या प्राइमरी अमीन से रिएक्शन करवा दें, कुछ नहीं करना उसमें भी वही है। अगर इस रिएजेंट की आपने 2 डिग्री अमीन से रिएक्शन कराई तो ये हाइड्रोजन ये Cl हटा देना और इस नाइट्रोजन को पूरे बोरिया बिस्तरा समेत इस सल्फर पे जोड़ देना, प्राइमरी अमीन होगा तो भी वही काम कराना। बस क्या होगा, अब की बार यहां पर जहां सिर्फ बेंजीन था यहां पर पैरा पोजीशन पे टोल्यूइन यानी CH3 भी आ जाएगा, बस इतना एक्स्ट्रा हो जाएगा। बट इतनी सी रिएक्शन देके कई बार बच्चे घबरा जाएंगे, यार ये तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं एनसीईआरटी में, अरे दे दिया उन्होंने तो मतलब पढ़ना जरूरी है। तो ये वो सारी नेम रिएक्शन है और मैंने कोशिश करी कम से कम टाइम में से बता दूं, तो आई होप ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। भाई जम के पढ़ाई करो, बोर्ड्स की पूरी तैयारी करो, टाइम बिल्कुल मत वेस्ट करो, एक्टिव रिकॉलिंग करो, जितना भी अभी पढ़ा है ना सारा का सारा रिकॉल करने की कोशिश करो। एक शॉर्ट शीट, एक फॉर्मुला शीट में एक ही शीट के अंदर सारा का सारा एक नेम रिएक्शन अपनी मेमोरी से रिकॉल करके कंपाइल कर लो, ताकि एग्जाम के दिन पहले बैठ के ना उसके 10-10 12 मतलब 5-5 6-6 7-7 बार रिवीजन कर सको। एक्टिव रिकॉलिंग बहुत बढ़िया होनी चाहिए ताकि भाई बढ़िया से बढ़िया तुम पेपर दे पाओ। और मैं खुद अब समझ में नहीं आ रहा तुम्हें कैसे इंकरेज करूं कि भाई पेपर ना बड़े आराम से हो जाएगा, बस जम के तुम तैयारी करके जाओ ताकि मतलब तुम्हें ऐसा ना लगे कि मैंने मेहनत नहीं करी। ठीक है, बाकी आज इतने रखेंगे। इस चीज के बाद मैं कोशिश कर रहा हूँ एक आपको 70 या 80 क्वेश्चंस जो बोर्ड के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसका एक वीडियो लाके दूं, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से और कर पाओ। कोशिश है कि ऐसे सारे क्वेश्चंस मैं कंपाइल कर दूं जिससे एग्जाम का ऑलमोस्ट पूरा का पूरा टॉपिक पूरा का पूरा जितना भी केमिस्ट्री का सिलेबस है कवर हो जाए। आज इतनी रखेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।